गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी जो आज सेकंड क्लास है वो हम शुरू करने वाले हैं। कर दी है ब्राइटनेस कम। और इतना लिखने का आपको बोला नहीं है, सिर्फ आपने वही चीज़ें लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में। मैंने कल भी यही बात बोली थी कि आपने शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि बहुत लेंथी है, हर चीज़ लिखी नहीं जाती। आपने सिर्फ नॉर्मली लिखना है। कल भी मैंने बोला था कि शॉर्ट में लिखते जाइए, ठीक है। जिस तरह मैं शॉर्ट में बोल के आपको बताती हूँ आप वही चीज़ें लिखिए, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए बिल्कुल ठीक होगा। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कल आपको टॉपिक करवाया था उससे रिलेटेड। कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कल की जो क्लास हुई थी हमारी वहां से क्वेश्चन कैसे उठता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको। प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, ध्यान से सुनिए, प्री प्राइमरी बच्चों के लिए प्रोग्राम की योजना बनाते समय, प्री प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं उनके लिए आप एक प्रोग्राम की व्यवस्था करने वाले हैं, और उस प्रोग्राम में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको 4 ऑप्शन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है कि प्रोग्राम लचकदार न कि कठोर होना चाहिए, कि प्रोग्राम लचकदार होना चाहिए न कि कठोर। दूसरा है प्रोग्राम आयु के अनुसार होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या है, प्रोग्राम आयु के अनुसार होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न गतिविधियों के मध्य संतुलन होना चाहिए, भिन्न भिन्न गतिविधियों के मध्य संतुलन होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप मेरे को बताइए इन चारों में से कौन सा बेटर रहेगा। बेटर किसके लिए चाहिए अपने को, प्री प्राइमरी स्कूल में प्रोग्राम की योजना बना रहे हैं हम, और उस योजना के लिए हमें किस बिंदु की जरूरत पड़ेगी। पहला बिंदु है कि प्रोग्राम लचकदार होना चाहिए ना कि कठोर। दूसरा है प्रोग्राम आयु के अनुसार होना चाहिए। तीसरा है भिन्न भिन्न गतिविधियों के मध्य संतुलन होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कल जो हमने किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कल के टॉपिक में से क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे लगभग डी आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चों का डी आंसर आ रहा है। आप लोग श्योर हो डी आंसर के लिए कि डी आंसर बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सभी डी आंसर दे रहे हैं, तो डी आंसर ही इसका राइट आंसर है। प्रोग्राम है वो लचकदार होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम आयु के अनुसार भी होना चाहिए, ये बात भी हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद भिन्न भिन्न गतिविधियों के बीच में संतुलन होना भी जरूरी है, ये लाइन भी मैंने आपको कल करवाई थी। यानी कि ये तीनों बातें ही सही हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, प्री प्राइमरी बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड सुनिए, प्री प्राइमरी बच्चे सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, सबसे अच्छा क्या सीखते हैं प्री प्राइमरी के बच्चे। तो देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं वो सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, क्या सीखते हैं। नंबर 1, संसार से सीधे संवेदी संपर्कों द्वारा, संसार से सीधे संवेदी संपर्कों द्वारा। दूसरा है बड़े बच्चों के अध्यापन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों द्वारा, बड़े बच्चों के अध्यापन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों द्वारा। और दूसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ए और बी दोनों, या फिर न तो ए और न ही बी। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि प्री प्राइमरी के बच्चे सबसे अच्छा किससे सीखते हैं। नंबर 1 आपसे पूछा हुआ है संवेदी संपर्कों द्वारा, जिनके साथ जैसे पर्यावरण से, मान लो आप पर्यावरण से, या फिर बड़े बच्चों के अध्यापन की जो विधियां होती हैं कि जिन विधियों से बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है उन्हीं विधियों से, या फिर दोनों से सीखते हैं, या फिर दोनों से ही नहीं सीखते। तो अब इसमें बताइए मेरे को ऑप्शन कौन सा सही रहेगा हमारा। आपको क्वेश्चन भी बता दिया मैंने और जो आंसर है इसके जो ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग भी समझा दिया। तो अब आप बताइए इसका राइट आंसर है जो क्या रहेगा। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। लगभग बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, ए और बी। पलविंदर कौर, तो इसका जो राइट आंसर है, जिन बच्चों ने ए दिया है उनका बिल्कुल ठीक है, ए आंसर ही आएगा। संवेदी संपर्कों द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि बड़े बच्चों की जो विधियां होती हैं वो अलग होती हैं, छोटे बच्चों की जो विधियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो जो बच्चे हैं छोटे वो बड़े बच्चों वाली विधियों से नहीं सीख पाएंगे, वो सिर्फ संवेदी संपर्कों द्वारा ही सीख पाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ए आंसर। जिन बच्चों ने ए दिया है उनका बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चों ने सी दिया है। अब सी दिया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो बी आंसर है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब देखो जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि ए और बी दोनों, तो हर जगह ए और बी दोनों आंसर ही राइट आंसर हो, कुछ एक जगह पे अलग भी हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कल वाले जो अपन ने टॉपिक किया था उसमें से, प्री प्राइमरी बच्चों को कहानी सुनाते समय अध्यापक को क्या नोट करना चाहिए। प्री प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उनको आप कहानी सुना रहे हो, तो कहानी सुनाते समय आपको क्या चीजें नोट करनी है एक अध्यापक होने के नाते। तो देखिए पहला ऑप्शन है उसको सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात टीचर को क्या नोट करना चाहिए, मतलब खुद के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात कि टीचर को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है उसको बहुत सारी क्रियाओं और संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है उनको अपने नजदीक बैठाना चाहिए, उनको किनको, बच्चों को, और या फिर उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है। कहानी सुनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। नंबर 1 है कि सरल भाषा का प्रयोग हो, नंबर 2 है क्रियाओं और संकेतों का प्रयोग होना चाहिए, और नंबर 3 है बच्चों को अपने नजदीक बैठाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो बताइए मेरे को कौन सा राइट रहेगा कहानी के लिए, कि जब हमने कहानी सुनानी है। आपको मैंने कल बताया था कि कहानी सुनाते हैं तो किन किन जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। सभी बच्चे लगभग डी आंसर दे रहे हैं इसका, सभी बच्चों का डी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल इसका डी आंसर ही राइट आंसर है। क्योंकि देखो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को नजदीक भी बिठाना जरूरी है, बहुत सारी नाटकीय ढंग से, मैंने बोला था कि नाटकीय ढंग से कविता को पेश करना जरूरी है, यानी कि संकेत और क्रियाएं
एक्टिविटी, फेस एक्सप्रेशन, ये और आप अपने हाथों से एक्सप्रेशन दे सकते हो, तो ये क्रियाओं में आते हैं। तो आपको क्रियाएं भी करनी है, संकेत भी देने हैं, उसके बाद बच्चे को नजदीक भी बिठाना है। तो तीनों चीजें ही कहानी के लिए जरूरी होते हैं। तो ये बस 3 ही क्वेश्चन थे कल की क्लास के, अभी बस आगे का टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे भी करवाए जाएंगे जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको एक पीपीटी के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। तो अभी देखिए, अब हम बात करते हैं कि कल जो हमने टॉपिक किया था उससे आगे का टॉपिक हम करने वाले हैं टीचिंग मैथोलॉजी का। इसमें होता है कि पढ़ाने के ढंग, छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो ढंग है उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है। तो पढ़ाने के ढंग कैसा होना चाहिए, ध्यान से देखना है। पढ़ाने का जो ढंग है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के ढंग में सबसे पहले जो विधि प्रयोग की जाती है प्रोजेक्ट विधि की जाती है। अब ये प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो प्रोजेक्ट विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है व्यक्त करना। अब आपने छोटी छोटी चीजें अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। तो जो प्रोजेक्ट होता है उसका क्या अर्थ होता है, व्यक्त करना। प्रोजेक्ट का अर्थ क्या है, व्यक्त करना, या फिर हम इसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन में क्या आपको बताया गया है कि किसी इरादे या उद्देश्य से और प्राकृतिक पर्यावरण में की गई क्रिया को प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्रोजेक्ट किसको कहते हैं कि हम किसी स्पेशल उद्देश्य या इरादे के लिए जब कोई क्रिया करते हैं, हमारा कोई स्पेशल उद्देश्य होता है कि हमने इस चीज के बारे में गहन अध्ययन करना है, ठीक है, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कोई अध्ययन करना है, उस टॉपिक पे हम कुछ असाइनमेंट टाइप बना रहे हैं, तो उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। आपने प्रोजेक्ट का मतलब क्या जानना है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए या प्राकृतिक पर्यावरण में की गई क्रिया को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। बस यही चीज को आपने कॉपी पे नोट करना है कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, किसी विशेष इरादे या उद्देश्य और प्राकृतिक पर्यावरण में की गई क्रिया को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। बस इतनी सी बात को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, इसमें विद्यार्थी अपने आप ही प्राकृतिक वातावरण में से समस्या लेता है और उस समस्या का हल ढूंढता है। प्रोजेक्ट विधि में बच्चा क्या करता है, अपने पर्यावरण में जाता है, पर्यावरण में जाकर वहां पे खुद ही समस्या लेता है और फिर खुद ही उस समस्या का हल करता है और ध्यान से क्रमवार ढंग से रिकॉर्ड करता है। और ध्यान से वो क्या करता है, जो वो एक्टिविटी उसके सामने हो रही है उसको स्टेप बाय स्टेप नोट करता है। तो इसी को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। जो हमारी सीनियर क्लासेस है उसके लिए प्रोजेक्ट विधि का कुछ और अर्थ है, लेकिन हमारी जो प्री प्राइमरी है उसके लिए यही मीनिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि इसमें बच्चा प्राकृतिक वातावरण में जाता है, वहां पे कुछ न कुछ समस्या देखता है और फिर उस समस्या के बारे में अध्ययन करता है, उसका हल ढूंढता है और फिर उस चीज को क्रमवार ढंग से रिकॉर्ड करता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप नोट करता है। जब वो समस्या को हल कर रहा है तो सबसे पहले उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, ये चीजें वो सारी क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। विद्यार्थी किसी सामाजिक या स्कूल से बाहरी प्रवेश में पूरे ढंग से अभ्यास करते हैं और इसको व्यवहारिक ढंग से करने के कारण प्रोजेक्ट कहते हैं। अब विद्यार्थी क्या है, सामाजिक या स्कूल से बाहरी प्रवेश में, या तो समाज में या फिर बाहरी प्रवेश में पूरे ढंग से अभ्यास करते हैं। जो समस्या है उसको क्या करते हैं, उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, उस पर वो अभ्यास करते हैं और फिर उसको अपने व्यवहार में लेके आते हैं और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। व्यवहार में लेके आते का मतलब क्या है कि जो समस्या हुई है उस समस्या को वो कैसे निपटा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप वो लिखते हैं। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इतनी बातों में जो मेन बात हमारे लिए आती है वो क्या है, मेन बात सिर्फ यही है कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट वो है जो हम किसी उद्देश्य या इरादे के लिए या फिर जो पर्यावरण है उसमें जो क्रिया करते हैं उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हमने प्रोजेक्ट विधि के बारे में जानना है कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट विधि है क्या, किस लेवल में, प्री प्राइमरी लेवल में प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं सभी ने अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहली जो परिभाषा है जॉन ड्यूई की है, परिभाषाएं जरूर नोट कर लेना।
मतलब उसका एक सुझाव है, परिभाषा तो क्या कहेंगे हम इसको, सुझाव ही बोलेंगे। जॉन ड्यूई है जो, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है कि इस विधि को शिक्षा के क्षेत्र में पेश किया जाए। जॉन ड्यूई ने सिर्फ यही बोला था कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसको शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए, पेश किया जाए। जॉन ड्यूई ने क्या कर दिया, पेश कर दिया। बस इतना ही याद रखना है, प्रोजेक्ट को पेश कर दिया जॉन ड्यूई ने। ठीक है, तो पहला जो हमारी परिभाषा है उसमें क्या आ जाएगा कि अगर आपसे ये पूछे प्रोजेक्ट विधि को शिक्षा के क्षेत्र में पेश करने का सुझाव देने वाले कौन है, तो कौन है, जॉन ड्यूई है। तो यहाँ आपसे ये पूछा जाए कि जो प्रोजेक्ट विधि है उसको शिक्षा के क्षेत्र में पेश करने के लिए सबसे पहला सुझाव किसका है, तो वो भी हम किसका बोलेंगे, जॉन ड्यूई का है। उसके बाद आता है W.H. किलपैट्रिक। W.H. किलपैट्रिक, इसने क्या बोला है कि प्रोजेक्ट वह समस्या है जो प्राकृतिक परिवेश में पूरी होती है। अब इसने क्या बोल दिया प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट P4 क्या है, प्रोजेक्ट, और P से प्रकृति आपने याद रखना है कि जो W.H. किलपैट्रिक है उसने क्या बोला है कि जो प्रोजेक्ट है वो प्राकृतिक परिवेश में पूरा होता है। यही बात हमने परिभाषा में की है कि प्राकृतिक पर्यावरण में की गई क्रिया, और वही बात इसमें है। इसने किलपैट्रिक ने भी यही बात बोली है। रिकॉर्ड आप कॉपी में कर लो ना, कॉपी में राइट कर लो बस मेन बातें, ठीक है। माइंड में कितनी सेट कर लोगे, एक बार कॉपी पे लिखते जाओ और एग्जाम के टाइम सिर्फ आपको रीड करनी है फिर वो चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है बिलारट। बिलारट है जो, इन्होंने क्या बोला है, प्रोजेक्ट का अर्थ है स्कूल में वास्तव जैसा एक हिस्सा है। अब प्रोजेक्ट का बिलार्ट ने क्या बोला है कि वास्तव जैसा एक हिस्सा है, यानी कि रियलिटी है प्रोजेक्ट। रियलिटी का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, पर्यावरण में है। बस यही बात बोली है बिलारट ने। बातें इनकी सबकी सेम है, बस थोड़ा बहुत शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया इन्होंने। इनका जो मीनिंग है सभी का सेम ही निकलता है, क्योंकि जब बात ही प्रोजेक्ट की है तो मीनिंग तो सेम निकलेगा ही, लेकिन बस इन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो बिलारट ने क्या बोला है, प्रोजेक्ट का अर्थ है स्कूल में वास्तव जैसा एक हिस्सा, ये बात बोली है बिलारट ने। उसके बाद आता है स्टीवनसन। स्टीवनसन ने क्या बोला है कि किसी प्राकृतिक वातावरण में समस्या की गतिविधियों को हल करना प्रोजेक्ट है। बताओ, ये बात हम 10 बार रिपीट कर चुके हैं और वही बात किसने बोली है, स्टीवनसन ने बोली है। बस इसने अपने शब्दों को अलग कर दिया। इसने क्या कर दिया कि किसी प्राकृतिक पर्यावरण में समस्या की गतिविधि को, कि जो हमारी समस्या है उसकी गतिविधि को हल करना ही क्या है, प्रोजेक्ट है। देखो सभी का मीनिंग सेम है, बस शब्दों को थोड़ा अलग कर दिया गया है। तो ये हमारे मुख्य परिभाषाएं देने वाले हैं प्रोजेक्ट की, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मैंने आपको बता दिया है, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए, जो हमारी प्रोजेक्ट विधि है इसमें काफी सारे सिद्धांत शामिल किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रिंसिपल है इसके, कौन कौन से सिद्धांत है, तो आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। डिफाइन मैं कर रही हूँ, ठीक है, डिफाइन मैं करवा रही हूँ, और डिफाइन मेरे करवाने के बाद आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम पता होगा, आप नाम से ऑटोमेटिक इसको डिफाइन कर पाओगे। तो सबसे पहला जो आता है उद्देश्य सिद्धांत। अब देखिए, हम कोई भी कार्य करें, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ने का भी तो कोई उद्देश्य है। आपका क्या उद्देश्य है, आपको जॉब तक पहुंचना है। तो अगर कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें उद्देश्य जरूर होता है। तो अब देखिए, इस उद्देश्य प्रोजेक्ट विधि में भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो प्रोजेक्ट से ही आपने याद रखना है कि अगर प्रोजेक्ट में हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सिद्धांत ही हमारा क्या आता है, उद्देश्य सिद्धांत आता है। तो देखिए, उद्देश्य सिद्धांत हमें क्या बताता है कि प्रोजेक्ट है वो उद्देश्य गतिविधि है। इस बात का हमें पता ही है कि प्रोजेक्ट विधि अगर हम कर रहे हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य गतिविधि है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाती है। अब इसमें हम सब भी क्या कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश तो हम कर रहे हैं। वही बात है उद्देश्य सिद्धांत की, कि इस उद्देश्य सिद्धांत में क्या किया जाता है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाती है, और इस उद्देश्य में, इस विधि में उद्देश्य का अधिक महत्व है। तो इसमें कोई भी कार्य करते हैं हम, उद्देश्य का तो महत्व होता ही है। तो बस वही बात इसने अपने वर्ड्स में बोली है। उद्देश्य सिद्धांत में आपको नॉर्मली एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि इसमें उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो बिल्कुल इजी है उद्देश्य सिद्धांत हमारा। उसके बाद है सुविधा, सुविधा उपयोगिता सिद्धांत। अब दूसरा क्या है, सुविधाएं, सुविधा, दूसरा क्या है, उपयोगिता सिद्धांत।
पहला उद्देश्य सिद्धांत था किसका, प्रोजेक्ट विधि का। दूसरा सिद्धांत क्या है, सुविधा उपयोगिता सिद्धांत। अब ये क्या है, अब इसको देखिए क्या है। पहले किसी समस्या का चुनाव करते हुए विद्यार्थी हल तरीके ढूंढते हैं और आवश्यक जगह पर वैज्ञानिक सिद्धांत सीखते हैं, इससे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब उपयोगिता और सुविधा में सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है कि इसमें क्या करता है विद्यार्थी, किसी भी जो भी उसके सामने समस्या आई है उसका हल ढूंढता है, सुविधाएं ढूंढेगा। ठीक है, जैसे क्या है कि आप स्टडी कर रहे हो, आपको कोई जॉब लेनी है, आपका पर्टिकुलर एम है कि मेरे को ये पुलिस में जाना है, मेरे को टीचर बनना है, ये चीज, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सुविधाएं ढूंढोगे। सुविधाएं का मतलब क्या है कि ये लगा लो कि उससे रिलेटेड आप, आपके पास जो जो आपको किताबें चाहिए, जो जो आपको नोट्स चाहिए, आप वो ढूंढोगे। तो वो नोट्स ढूंढना ही क्या है, आपकी समस्या को हल करना है, हल करने का तरीका ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो समस्या है, आपका जो उद्देश्य है, उस तक पहुंचने के लिए आपके पास समस्या आ रही है कि आपके पास बुक्स नहीं है और आप बुक्स लेके आ रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो कि आपको इन इन चीजों की जरूरत है। वही बात इसमें है कि कोई भी समस्या है, बच्चा सोच रहा है कि मेरे सामने ये समस्या आ रही है, आपको 4 समस्याएं दे दी, तो उनमें से आपने सोचा कि मैं इस समस्या का हल करूंगा, तो उस समस्या का चुनाव करते हुए विद्यार्थी क्या करता है, उसको हल करने के तरीके ढूंढता है। तो बस सुविधा में आपको ये याद रखना है कि उसमें क्या किया जाता है, समस्या का तरीका, जो हल करने का तरीका है वो ढूंढा जाता है। बस नॉर्मल आपने वर्ड्स में लिखते जाना है जो चीजें मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है सिद्धांत द्वारा सीखना। देखो जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें प्योर हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया होता है। ठीक है, और जो हिंदी के शब्द हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन हम अपने वर्ड्स में भी तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, हम अपने वर्ड्स से ही उसको अपने माइंड में सेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, नाम देखना है और अपने वर्ड्स से उसको माइंड में सेट करना है कि इससे ये हो सकता है। उसके बाद होता है तीसरा जो सिद्धांत है इसका, सिद्धांत द्वारा सीखना। तीसरा क्या आता है, सिद्धांत द्वारा सीखना। तो सिद्धांत द्वारा सीखना में क्या आता है, इस विधि में वह सीखने के विषय को करके जानता है। अब आपको कुछ सीखना है तो आप उसको पहले करोगे, करके सीखना, करके सीखना ही क्या है, सिद्धांत द्वारा सीखना। तो करके सीखना को क्या बोला जाता है, सिद्धांत द्वारा सीखना। आपको ये बताओ, चाय बनानी सीखनी है, आपको चाय बनानी नहीं आती, आपको चाय बनानी सीखनी, आप क्या करोगे, आप ये तो है नहीं कि कोई बना रहा है पास खड़े खड़े, हाँ ठीक है जी बन गई, ऐसे नहीं, आप खुद भी ट्राई करोगे ना कि कैसे बनती है, पानी डालना, ये चीजें, जो जो चीजें हमें चाहिए चाय के लिए, आप करोगे फिर ही आप सीखोगे। तो उस चीज को ही क्या बोलते हैं, सिद्धांत द्वारा सीखना, यानी कि करके सीखना कोई बोल सकते हैं हम, कि कोई भी चीज सीखना है तो पहले उसको करो, फिर वो आप अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है समस्या की हल विधि। अब समस्या की हल विधि में क्या आता है, यह विधि स्मरण शक्ति के मुकाबले सोच शक्ति को अधिक महत्व देती है। अब ये क्या करती है, हमारी जो सोच शक्ति है उसको ज्यादा महत्व देती है, कौन, समस्या की हल विधि। अब देखो समस्या की हल विधि से आपने याद रखना है कि यदि हमें समस्या को हल करना है तो हमें सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा ही। अगर आपके पास कोई समस्या आ गई तो उस समस्या से कैसे निकला जाता है, आपको सोचना पड़ेगा। तो उसी सोचने की शक्ति को ये ज्यादा महत्व देती है। किसी समस्या का तब तक हल नहीं होता जब तक उसके बारे में रचनात्मक और आलोचनात्मक ढंग से नहीं सोचा जाता। जब तक आप आलोचनात्मक और रचनात्मक ढंग से अपने माइंड में नहीं सोचते तब तक हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते। और इस विधि में बच्चों में सोचने की शक्ति का विकास होता है। सबसे बड़ी बात, जब समस्या के हल की बात आती है तो बच्चों में जो सोचने की शक्ति है उसको बल मिलता है, वो बढ़ती है। अब देखिए कुछ बातें हैं, आपने मान लो पहले कोई कार्य किया है, आपको पता है कि वो कार्य कैसे हो रहा है, लेकिन उस कार्य में आपके पास समस्या आ गई, तो अब उस समस्या से आपको निकलना है तो आपकी जो सोच शक्ति है वो होनी जरूरी है। जितना आप सोचोगे उसके बारे में कि मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये करूंगा, रचनात्मक का मतलब क्या, क्रिएटिविटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो आप करोगे तो ऑटोमेटिक उस समस्या का हल है वो हो जाएगा। ठीक है, करना जरूर है, सोचना है, लेकिन सोचने के बाद वो चीज हमने करनी भी है, फिर जाके हम समस्या की हल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, बस नाम देखना है आपने। उसके बाद आती है प्राकृतिक परिवेश का सिद्धांत। तो अब देखो जब बात ही प्रोजेक्ट विधि की है तो प्राकृतिक की बात तो आएगी। प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत भी आप बोल सकते हो, प्राकृतिक परिवेश का सिद्धांत भी बोल सकते हो। इसमें क्या है, समस्या केवल प्राकृतिक परिवेश में ही हल होती है।
अब प्रोजेक्ट विधि में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्यावरण के अंदर की क्रिया होती है, तो अगर इसमें हमने समस्या का हल करना है तो वो भी कहीं कहाँ होगा, प्राकृतिक परिवेश में ही हल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। सिर्फ आपने नेम नोट कर लेने हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत हैं उनके नेम क्या हैं। जो हेडिंग मैं आपको बता रही हूँ ये वाली हेडिंग्स आपने नोट करती जानी है, और आपने इसको जो एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको जो बोल के बता रही हूँ बस उतना ही करना है। ठीक है, तो नाम से ही अपने आप आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है। उसके बाद देखिए सहकारिता का सिद्धांत। अब जो प्रोजेक्ट विधि है इसका एक सिद्धांत है, क्या है, सहकारिता का सिद्धांत। अब सहकारिता का सिद्धांत क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। अब आप ये तो है नहीं कि एक बच्चे के सामने समस्या आप एक को ले जाएंगे हो जाएगी, आप सभी बच्चों को साथ लेके चलिए। तो बच्चों में क्या होती है, जब सभी बच्चे साथ में चलेंगे तो सहयोग की भावना होगी, सहयोग की भावना को ही सहकारिता की भावना कहा जाता है। आप सहकारिता का सिद्धांत से सहकारिता और से आपने सहयोग याद रखना है। देखो इधर भी सह आ रहा है और इधर भी सह आ रहा है। आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे सहकारिता की बात होती है तो आपने क्या याद रखना है कि सहयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उद्देश्य सिद्धांत। अब उद्देश्य सिद्धांत में क्या होता है, इसका प्रयोग निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। अब उद्देश्य सिद्धांत में क्या आता है कि हमने एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, सेम बात यहाँ आती है। तो ये हमारे जो सिद्धांत हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हमारे इसमें आते हैं प्रोजेक्ट विधि में। तो उसके बाद है सहजता का सिद्धांत। सहजता, अब आपने सहजता से क्या याद रखना है, सहजता का है कि इसमें बच्चे समस्या का हल करना सीखते हैं। अगर आपसे पूछे कि समस्या का हल करना बच्चे किस सिद्धांत में सीखते हैं, तो समस्या का हल, तो सहजता, सह से यहाँ पे आपने याद रखना है समस्या और है से याद रखना है हल। ठीक है, तो सहजता में समस्या हल होता है। ठीक है, सहकारिता है तो सहयोग याद रखना है, और सहजता के सिद्धांत में समस्या हल। समस्या हल किस में होती है, सहजता के सिद्धांत में। और उसके बाद बच्चे किससे सीखते हैं, सब कोशिश से। सब मतलब अपनी, खुद अगर कोशिश करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। अगर आपसे ये भी पूछा जाए सब कोशिश जो है ये किससे संबंधित है, तो सहजता के सिद्धांत से। क्वेश्चन इन्हीं में से ही आते हैं। बस बात इतनी है, कहीं पे आपको जो मेन पॉइंट है वो दे दिया जाता है, कहीं पे जो उसको डिफाइन किया होता है वहां से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरी बात में इसने क्या बोला है कि विद्यार्थी को वैज्ञानिक ढंग से सिखाया जाता है। तो विद्यार्थी को किस तरीके से सिखाया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से। अब ये बताओ जितने भी हमारे प्रैक्टिकल वर्क हैं वो सारे किससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से रिलेटेड है। तो जब बच्चा पर्यावरण में जाएगा, पर्यावरण में जाके वहां पे प्रैक्टिकल वर्क करेगा तो वो किससे संबंधित होगा, विज्ञान से संबंधित होगा। तो वैज्ञानिक ढंग से सिखाया जाता है बच्चे को। तो बस यही है हमारा सहजता का सिद्धांत। तो ये थे हमारे मेन सिद्धांत। होप है सभी को समझ में आ गए होंगे। सिर्फ आपको नेम नोट करने हैं इनके, मेन जो सिद्धांत है, उसके बाद डिफाइन आपने अपने वर्ड्स में करना है इनको। ठीक है, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट विधि लागू करने के चरण कौन कौन से हैं। अब कई बार चरण से भी क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से प्रोजेक्ट विधि का कौन सा चरण है या इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का चरण नहीं है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप है जब हम प्रोजेक्ट विधि के जो चरण हैं उनको लागू करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे सामने आता है वो है स्थिति प्रदान करना। क्या है, स्थिति प्रदान करना। इस स्थिति में अध्यापक को समस्या का निर्माण करना पड़ता है। अब बताओ, अगर आप बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको समस्या देनी पड़ेगी। जैसे आजकल आपने देखा क्यूब है, पजल है, वो पजल में आप क्या करते हो, बच्चे को मिक्स करके दे देते हो सारे कलर्स, फिर उनको बोलते हो कि एक एक कलर वाले अलग अलग करो। पजल्स देते हैं ना बच्चों को, तो वो वही चीज इसमें कि हमें बच्चे को स्थिति देनी पड़ती है, फिर जाके बच्चा सीखता है। कोई चीज आपने तोड़ के बच्चे को दे दी और फिर बोला कि इसको सेट करो, तो आपने क्या किया, बच्चे को स्थिति प्रदान कर दी, बच्चे को कंडीशन बना के दे दी आपने। तो प्रोजेक्ट विधि के चरणों में भी हमें क्या करना पड़ता है, अध्यापक है जो वो क्या करेगा, बच्चे को समस्या का निर्माण करके देगा, और निर्मित समस्या विद्यार्थियों की उम्र, योग्यताओं और रुचियों पर आधारित होनी चाहिए कि जो समस्या आप बच्चे को देने वाले हो वो उस
उसकी उम्र पर भी होनी चाहिए कि जितनी उसकी एज है उसी के हिसाब से दो। ये नहीं है कि बच्चा छोटा और आप समस्या उसको बड़ी दे रहे हो, तो आपको बच्चे की उम्र के अनुसार उसको जो भी स्थिति देनी है वो दो, उसकी योग्यता के अनुसार कि उसकी ये करने की योग्यता है, इस एज में बच्चा ये चीज करेगा, आपको वही देनी है। उसकी रुचियों पर आधारित भी होनी चाहिए, यानी कि उसका इंटरेस्ट भी होना जरूरी है उस स्थिति में, फिर जाके वो बच्चा कर पाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है स्थिति प्रदान करना में क्या होता है कि अध्यापक है वो बच्चे को समस्या देगा, और जो समस्या वो देने वाला है वो बच्चे की उम्र पे होनी चाहिए, उसकी रुचि पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या था, स्थिति प्रदान करना। दूसरा है प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य। अब हम बच्चे को प्रोजेक्ट देंगे तो प्रोजेक्ट का चुनाव भी करना है और उद्देश्य भी। तो अध्यापक को ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि विद्यार्थी अपने आप प्रोजेक्ट का चुनाव करने के लिए आगे आए और स्वयं प्रोजेक्ट का चुनाव करें। अब आपको ऐसा माहौल बनाना है, माहौल आपने ऐसा बनाना है जिससे बच्चा खुद आगे आके बोले कि सर या मैम मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, ये मुझे दीजिए। ठीक है, तो आपका जो मेन टॉपिक क्या रहता है इसमें कि प्रोजेक्ट का चुनाव की जब भी बात आती है तो आपने बच्चे को स्थिति ऐसी पैदा करके देनी है कि बच्चा ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट का चुनाव करे कि मैं ये करूंगा। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरी योजनाबंदी। अब योजनाबंदी क्या होती है, अब ये योजनाबंदी का क्या कार्य है। योजनाबंदी का मतलब होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसके लिए आपको एक योजना बनानी जरूरी है। आप कोई भी काम करते हो प्लानिंग, प्री प्लानिंग जरूरी होती है, तो प्रोजेक्ट में भी आपकी जो प्री प्लानिंग है वो होनी चाहिए। प्रोजेक्ट में कितनी सफलता प्राप्त की है यह योजना लागू करने के लिए लिखी गई योजना पर निर्भर करती है। अब आप किसी बच्चे को कुछ सिखाने वाले हो तो आपकी जो प्री प्लानिंग है वो भी स्ट्रोंग होनी चाहिए, और जो बच्चा वो प्रोजेक्ट पूरा करेगा ना उसकी सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, आपकी योजना पर ही निर्भर करती है, आपकी प्लानिंग पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो योजनाबंदी बहुत जरूरी है, हर कार्य में योजनाबंदी होनी जरूरी है। उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम करना। अब प्रोजेक्ट पर काम करना का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट की योजना बनाने के बाद अध्यापक को उनकी रुचियों के अनुसार ऐसा कार्य करना पड़ता है, ऐसा कार्य करना पड़ता है कि अध्यापक की यह जिम्मेदारी भी होती है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रोजेक्ट पर काम करने में हिस्सा ले। अब प्रोजेक्ट पर काम करना से आपको सीधा याद रखना है कि देखो अध्यापक को उसको इस तरह बनाना है कि प्रत्येक विद्यार्थी है वो उस कार्य में हिस्सा ले, कि जो भी प्रोजेक्ट जो भी एक्टिविटी होने जा रही है कक्षा में सभी बच्चे उसमें हिस्सा ले। ये नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप उनको और इंटेलिजेंट बना रहे हो, आप उन्हीं पे ध्यान दे रहे हो, उन्हीं को हर गतिविधि में आप हिस्सा दे रहे हो, आपको सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह होना चाहिए कि कोई भी बच्चा हो आपकी क्लास का सभी इसमें हिस्सा लें। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना। अब प्रोजेक्ट का मूल्यांकन देखो हर चीज का होता है। आपने कुछ भी पढ़ा, मान लो आपने 10th की +2 की, आपने सारा साल पढ़ा, लास्ट में आपका मूल्यांकन हुआ। ठीक है, तो वही चीज देखिए इसमें क्या है कि जब प्रोजेक्ट सफल नहीं होता तो हर कोई इसके कारणों के बारे में अनुमान लगाता है और उससे अध्यापक सीखता है कि प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ था या नहीं। अब मूल्यांकन में क्या चीज आती है, कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का हो जाता है कि बच्चे कुछ सीख नहीं पाते या बच्चे उसको अच्छे से कर नहीं पाते, तो सभी क्या उसके बारे में आइडिया लगाते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, सभी को पता है कि आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका नहीं हो पाता सिलेक्शन, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सभी अपने अपने अनुमान लगाते हैं कि ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, इसने ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, सभी अनुमान लगाते हैं। वही चीज होती है प्रोजेक्ट में कि जब प्रोजेक्ट सफल नहीं होता तो सभी उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि इसके सफल न होने में ये कारण रहे होंगे। और इससे अध्यापक को क्या सीख मिलती है कि अध्यापक क्या देखता है, अध्यापक ये देखता है कि जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है या नहीं, कि कहीं स्टेप जो मैंने प्रोजेक्ट लिया उसकी योजना में कोई स्टेप छूट ना गया हो। तो अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होती है कि बस ये चीज देखना कि उसने जिस हिसाब से प्रोजेक्ट शुरू किया था क्या उसके सारे स्टेप है वो पूरे हुए हैं या नहीं। यही चीज किस में आती है, प्रोजेक्ट के मूल्यांकन में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में क्या होता है, विद्यार्थी प्रोजेक्ट के रख रखाव में रिकॉर्ड किए गए, विद्यार्थी प्रोजेक्ट के रख रखाव में रिकॉर्ड किए गए पूरे काम के विवरण, प्रोजेक्ट की योजनाबंदी, उन्हें हुई शंका, भविष्य के प्रोग्राम के लिए उपयोग सुझाव और प्रोजेक्ट की देखरेख में आई मुश्किलों के विषय में रिपोर्टिंग करते हैं। अब देखिए
जो हम काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा चल रहा है। और रिपोर्टिंग का क्या योगदान होता है, रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग में हम करते हैं सबसे पहले कि स्टेप बाय स्टेप जो काम हमने किया उसको लिखना, कि उसको हम लिखें, उसका पूरा विवरण लिखें। दूसरा, प्रोजेक्ट की योजना बंदी को भी लिखना, यानी कि उसकी प्लानिंग को भी लिखना कि किस तरीके से हमारी प्लानिंग हुई है। उसके बाद उन्हें हुई शंका, कि जो बच्चे को डाउट लग रहा है वो चीज भी लिखना, कि बच्चे को ये डाउट लगा है और ये मैं लिखूं। भविष्य के प्रोग्राम के सुझाव, कि जब मैंने उस प्रोजेक्ट को करके देखा और मुझे लगा कि इसमें ये कमियां है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उन कमियों को पूरा करूं, तो उसके लिए सुझाव भी लिखने जरूरी है कि आगे आने वाले जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम ये चीज नहीं करेंगे। और प्रोजेक्ट की देखरेख में जो मुश्किलें आ रही हैं उनको भी लिखना, उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टिंग क्या होती है, टीचर क्या करता है, एक तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखता है कि उसने कैसे योजना लागू की और उसके रख रखाव का पूरा विवरण। उसके बाद में जो उसे शंका हुई, शंका का मतलब जो डाउट्स हुए, उसके बाद जो सुझाव देना चाहता है वो आगे वाले समय के लिए, और प्रोजेक्ट की देखरेख में जो भी उसको मुश्किलें लगी वो चीजें सारी एक जगह नोट करना ही क्या होता है, रिपोर्टिंग होता है। उसके बाद देखिए, एक अच्छे प्रोजेक्ट के गुण क्या होते हैं, ये बातें हमने कर ली, चरण भी हमने कर लिए, सिद्धांत भी हमने कर लिए। तो देखो, नाम याद करने हैं आपने, उसको डिफाइन अपने आप करना है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छे प्रोजेक्ट के गुण। अब कोई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसके क्या क्या गुण होने जरूरी है। तो सबसे पहला जो गुण है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना जरूरी है। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी एक अच्छे प्रोजेक्ट की विशेषता है, या इनमें से कौन सी एक अच्छे प्रोजेक्ट की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए, एक अच्छा जब प्रोजेक्ट है उसका क्या गुण होता है, पहले है कि इसमें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, कि जो प्रोजेक्ट आप करवाने वाले हो वो कैसा होने चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, कि बच्चे को उसकी जरूरत हो, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों के अनुभव फलदायक होने चाहिए। फलदायक मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कि जो काम आप करवाने वाले हो वहां से बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आपने ऐसा कार्य नहीं, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं उठाना है जिससे बच्चे को कोई प्रॉफिट ही ना हो, आपने ऐसा प्रोजेक्ट उठाना है जिससे बच्चे को कुछ सीखने को मिले। उसके बाद प्रोजेक्ट मानसिक और शारीरिक तौर पर क्रियाशील होना चाहिए, कि प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें बच्चे की जो सोचने की शक्ति है वो भी बढ़े, उसके बाद उसकी शारीरिक क्रियाएं भी हों, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट इस तरीके का होना चाहिए। चौथा है, माहौल स्वतंत्र होना चाहिए। तो जिस माहौल में आप बच्चे को प्रोजेक्ट करवाने वाले हो वो माहौल भी कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र। बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं तो स्वतंत्र होना जरूरी है। प्रोजेक्ट अध्यापक के नेतृत्व में होना जरूरी है। तो इसमें ये नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट दे दिया और बच्चे चले गए अपने आप करके लेके आ रहे हैं, आपने लीडरशिप करनी है वहां पे, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो अध्यापक के नेतृत्व में होना जरूरी है। उसके बाद है, पैसे और समय की बचत हो। ऐसे ना हो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत ज्यादा खर्चीला हो आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें हमारे समय की भी बचत हो, ठीक है, और उसके बाद पैसे की भी बचत हो, ऐसा होना जरूरी है। उसके बाद प्रोजेक्ट का चुनाव वार्षिक सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। बच्चे का जो एक साल का प्रोजेक्ट जो वर्क है, जो जिसको आप सिलेबस कह रहे हो, आपका जो सिलेबस है उसी में से आपने प्रोजेक्ट उठाना है। जैसे आप लोग भी पढ़ते हो, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, और आपको आपके सिलेबस में से टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आपने करना है। तो वही चीज़ छोटे बच्चों के लिए लागू होती है कि अगर आप छोटे बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ सिखाना चाहते हो तो आप जो सिखाने वाले हो वो उनके सिलेबस में से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात वैसे सभी के लिए लागू होती है। उसके बाद है, प्रोजेक्ट में संतुलन होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। जो प्रोजेक्ट आप करवाने वाले हो उसमें क्या है, संतुलन होना जरूरी है। अगर छोटे बच्चों का है, लेवल का हो, छोटे बच्चों के लेवल का होना चाहिए। जो आपका प्रोजेक्ट है ना तो ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए, कि बच्चा बोर ना हो, बच्चा उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करता रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट वास्तविक स्थिति पैदा करने वाला हो, कि जो प्रोजेक्ट आप करवाने वाले हो वो कैसा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप काल्पनिक उनको करवाते रहे,
वास्तविक होना जरूरी है, तभी बच्चे कुछ सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होता है? जो सच होता है। तो वही बात इसमें है कि प्रोजेक्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। तो ये अच्छे प्रोजेक्ट के गुण है और ये सारे के सारे गुण इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है, पूछा गया था, 4 दिए गए थे ऑप्शन कि इनमें से अच्छे प्रोजेक्ट की विशेषता बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 10 विशेषताएं हैं जो हमारी अच्छे प्रोजेक्ट की हैं, इनको आपने अपने माइंड में अच्छे से सेट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो प्रोजेक्ट का टॉपिक रहा था वो हमने आधा किया है। कल पहले तो हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट विधि का जो टॉपिक है अगला शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।